नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर का द प्रोफेशनल एथिक्स का और वर्तिक आचार एवं वर्तिक दायित्व पद्धति का इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसकी क्लास के माध्यम से आज अपन इसी एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। विधिक व्यवसाय क्या है? ये आपका पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो इसमें दो चीज़ें पूछी, एक तो विधिक व्यवसाय क्या है, दूसरा इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी जो विधिक व्यवसाय है इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, और तीसरा इसका विकास भारत में कैसे हुआ, किन चरणों में इसका विकास हुआ है। तो शॉर्ट में अपन थोड़ा सा फास्ट में चलते हुए इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन है जिनमें से अपन 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे, और जो 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। विधिक एक जटिल विषय, भी कहते हैं ना, कानून है वो हर किसी की समझ में नहीं आता, इसलिए विधि को एक जटिल विषय माना गया है, यानी हार्ड सब्जेक्ट इसे माना गया है, कठोर विषय में से है। कानून की भाषा समझ में नहीं आती, कानून में हर जगह कोमा लगा है, कहीं पर लगातार चल रहा है, कहीं पर कुछ है, तो यानी हर एक चीज़ का अर्थ है, इसलिए कानून की भाषा कहते हैं कि वकीलों की समझ में आती है, यानी जो पढ़ा हुआ है उसी के समझ में आएगी, हर किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आती। ये एक सामान्य सी धारणा है। इसकी भाषा और इसके जो प्रावधान है वो इतने क्लिष्ट माने जाते हैं कि विधि को आत्मसात कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, यानी हर कोई व्यक्ति इसे ना तो पढ़ पाता है और ना ही इसे याद कर पाता है। आप भी देख रहे हो कि आप सेकेंड ईयर में आ गए, फिर भी आपको भी पढ़ने में बड़ी समस्या आती है, आप भी चीज़ों को समझ नहीं पाते भी आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो इसकी भाषा वो जटिल भाषा मानी जाती है। इसलिए योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही इसे आसानी से समझते हैं, यानी जो इसके लिए योग्य हैं, जो जिनको इसकी ट्रेनिंग मिली है या जो इसको पढ़ चुके हैं वही लोग इसको समझ पाते हैं, बाकी के लिए समझना मुश्किल है। यही कारण है कि विधि का अपना एक अलग ही पाठ्यक्रम है, और जो व्यक्ति यह पाठ्यक्रम करता है वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है। यानी इसके लिए विधिक व्यवसाय के लिए व्यक्ति को एक पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। जैसे आप एलएलबी 3 ईयर का कोर्स कर रहे हो, तो ये कोर्स करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप क्या बन जाओगे, एक अधिवक्ता बन जाओगे, और अधिवक्ता बन करके आप क्या करोगे, ये लीगल प्रोफेशन यानी विधिक व्यवसाय करोगे। तो विधिक व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति ऐसा एक पाठ्यक्रम करे, और वो पाठ्यक्रम कर लेगा तब उसके बाद की जो प्रोसेस है वो पूरी करने के बाद वो अपना विधिक व्यवसाय शुरू कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो विधिक व्यवसाय करता है उसको अधिवक्ता या एडवोकेट कहते हैं। विधि व्यवसाय का मतलब है कि मात्र राय या प्रायिक तौर पर न्यायालय परिसर का भ्रमण करने से नहीं। अभी विधिक व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि भाई कोर्ट से ले गए 4 लोगों को राय दे दी, ये विधिक व्यवसाय है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है विधि व्यवसाय अर्थात प्रैक्टिस से, अभिप्राय न्यायालय में नियमित प्रैक्टिस से है, यानी रेगुलर जाएगा, डे बाई डे रोजाना जाता है, वो व्यक्ति अगर कोई ऐसा प्रोफेशन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विधिक व्यवसाय कहेंगे। ये नहीं कि महीने में 4 दिन चक्कर लगा के आ गया कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ, मैं राय दे रहा हूँ, मैं विधिक प्रोफेशन या लीगल प्रोफेशन कर रहा हूँ, वो प्रोफेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भी रेगुलर जाए, डे बाई डे, हर दिन 365 दिन में जितने दिन कोर्ट खुलती है रोजाना कोर्ट में जाता है, रोजाना लीगल वर्क करता है, वो व्यक्ति विधिक व्यवसायी कहलाता है। अधिवक्ता का कार्य क्या है? अधिवक्ता का कार्य न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार के पक्ष को रखना। भी न्यायालय के सामने जाकर के जो भी पक्षकार है, आप न्यायालय में 2 पक्षकार होते हैं, ये मान लो ए है और ये बी है, आप ए की तरफ से हो, आप ए के एडवोकेट हो, तो आप इसका पक्ष क्या करोगे, न्यायालय के समक्ष रखोगे। न्यायालय में पक्षकार के पक्ष को प्रस्तुत करना और उसकी ओर से पैरवी करना, एक तरह से ये उसका व्यवसाय है, ये उसका काम है कि जो भी उसके पास आएगा, क्लाइंट जो भी आएगा वो उसकी तरफ से पैरवी करेगा, उसका पक्ष न्यायालय के सामने रखेगा। ये उसका एक व्यवसाय है, क्योंकि इसके बदले में वो अपने पक्षकार से शुल्क प्राप्त करता है, फीस लेता है, और यही व्यवसाय विधिक व्यवसाय कहलाता है। यानी पैसे लेकर के, फीस लेकर के, शुल्क लेकर के किसी को राय देना या उसकी तरफ से न्यायालय में उसका पक्ष रखना, ऐसे कार्य अगर कोई करता है तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को विधिक व्यवसाय कहते हैं, विधिक व्यवसाय कहते हैं। यही व्यवसाय विधिक व्यवसाय कहलाता है। विधि व्यवसाय को अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, प्लीडर आदि कहा जाता है। यानी ऐसा जो विधि व्यवसायी है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अधिवक्ता कहेंगे,
उसको हम प्लीडर कहेंगे, उसको हम एडवोकेट कहेंगे, उसको हम वकील कहेंगे। ये कुछ नाम हैं जो इसके बारे में लेते हैं, यानी ये जो काम करने वाले लोग हैं वो विधिक व्यवसायी कहलाते हैं। विधि व्यवसाय की अपनी कुछ विशेषताएं, यानी इसकी कुछ विशेषताएं बताएगी अभी इस व्यवसाय की क्या क्या खास बात है। तो ये एक स्वतंत्र और पवित्र व्यवसाय है, यानी ये कैसा व्यवसाय है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, वकील अपने आप में सर्वसर्व होता है, और पवित्र है, ईमानदारी के साथ करना पड़ता है, किसी के साथ मिली भगत नहीं करनी पड़ती, किसी के साथ धोखा नहीं करना, अपनी ईमानदारी से अपने स्वतंत्र तरीके से करने का ये व्यवसाय है। इसका विस्तार और कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत विस्तृत है। ये कोई एक सब्जेक्ट तक नहीं है भाई, अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो वो केवल साइंस का अध्यापन करवाएगा, या वो मेडिकल लाइन एक ही चुनता है, या किसी ने मैथ पढ़ी है तो वो मैथ वाली लाइन में चला जाएगा, या किसी ने हिंदी ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो हिंदी ज्योग्राफी वाली लाइन कर, यानी करता वो एक ही काम है जो उस फील्ड का वो। लेकिन विधिक व्यवसायी तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हर फील्ड में काम करना पड़ता है। साइंस वाले केस आते हैं वो टैकल करता है, मैथ का कोई प्रॉब्लम का कोई केस आ गया तो वो भी टैकल करेगा, यानी वो तो सारे काम करेगा। वो तो ज़मीन के खेतों के नाप भी करेगा, वो तो किसी व्यवसाय के कोई बढ़िया है तो उसका हिसाब लेखा जोखा, कोई कितना ही बड़ा अकाउंट का कोई मैटर क्यों ना वो भी देख लेगा, वो मारपीट वाले भी देखेगा, यानी इसका तो जो कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है, और इसका विस्तार भी ज़्यादा है। जो व्यक्ति ये व्यवसाय करता है वो अधिवक्ता कहलाता है। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना है, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा भावना के साथ ऐसा किया जाता है। हालांकि आजकल ये सेवा भावना तो कम रहा है, पर ये कभी सेवा भावना के रूप में स्टार्ट हुआ था। इस व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहते हैं, बार कहा जाता है। यानी ये जो व्यक्ति होते हैं जो समूह के अंदर काम करते हैं, वकील जहाँ भी रहते हैं समूह के अंदर रहते हैं, और जो समूह में काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, बार। बार और बेंच आपके शब्द आएगा एक आगे। तो बार तो होती है वकीलों का समूह है, किसका समूह है, वकीलों का समूह है, जहाँ वकील एक समूह में इकट्ठे होकर के, जैसे मान लो किसी भी कोर्ट में जाओगे तो 20-50 लोगों का एक ग्रुप होता है, 100 होते हैं, 200 होते हैं, जितने भी वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले होते हैं उनका समूह होता है। उस समूह की जो संस्था होती है उसको हम बार कहते हैं। एक होती है बेंच, बेंच का मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह है, न्यायाधीशों का समूह है। एक कोर्ट के अंदर अगर 4 जज हैं, 3 जज है, यानी न्यायालय परिसर है, उसके अंदर जितने भी 4-5 जो भी जजेज हैं उनका समूह क्या कहलाएगा, बेंच कहलाएगा। उसको बेंच कहेंगे जो सामने बैठती है, यानी ये तो बैठ गया जज साहब और ये सामने खड़े हो गए वकील साहब, तो वकील साहब वाले तो हो गए बार और ये हो गई बेंच। तो बार और बेंच ये एक रिलेशन को लेकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों की परिकल्पना की जाती है। इसके अंदर ये बार का सदस्य होते हैं और ये उम्मीद की जाती है इस व्यवसाय के अंदर कि बार और बेंच के बीच में संबंध कैसा रहे, हमेशा मधुर संबंध रहे। भाई वकील और जज दोनों मिलकर के काम करते हैं, ना तो अकेले जजों से काम होना और ना अकेले वकीलों से काम चलना है। दोनों के अगर बीच में रिलेशन ठीक रहेगा, मधुर रहेगा, तो ही वो न्यायालय में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मामलों का निपटारा करेंगे, त्वरित सुनवाई करेंगे, लोगों को जल्दी न्याय प्रदान करेंगे। तो उम्मीद ये की जाती है कि बार और बेंच के बीच में संबंध है वो कैसे रहे, मधुर बने रहें। इसमें दलाली भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी ये नहीं है कि मैं जज साहब से मैं सेटिंग करवा दूंगा, मैं दलाली कर दूंगा, केस में मैं आपको जितवा दूंगा। इस प्रकार का दलाली और भ्रष्टाचार का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सब अपनी मेहनत के बल पर अपने पक्ष में फैसला करवाते हैं। विधि व्यवसायी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं। और ख़ास बात देखो इसकी, जो विधि व्यवसायी ऐसा व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं, यानी कोर्ट ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं। जब वकील कार्य करता है तब कोर्ट उसको अधिकारी के रूप में डिफाइन करती है कि ये न्यायालय का अधिकारी है। जैसे जज साहब होते हैं, जैसे और कर्मचारी होते हैं, ठीक वैसे ही जब वकील साहब अपना व्यवसाय कर रहे होते हैं तब वो न्यायालय के अधिकारी के रूप में माना जाता है। न्यायालय उसके साथ सम्मान से व इज्जत पेश आता है और उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसके विधिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। स्वतंत्र, पवित्र, कार्य क्षेत्र विस्तृत, सेवा भावना से किया जाता है। और बार और बेंच जो अधिवक्ता है वो बार कहलाते हैं। बार और बेंच के बीच में रिलेशन ठीक होने चाहिए, दलाली भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, और अधिवक्ता जो न्यायालय का अधिकारी माना जाता है। इसके बैकग्राउंड की बात करें, हिस्टोरिकल इसके विकास की बात करें, तो भारत में विधिक व्यवसाय की जड़ें अतीत की गहराइयों में है, यानी ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है कि भाई अभी कोई वकील बने जब संविधान लागू उसी से पहले से चला आ रहा है ये।
इसका श्री गणेश ब्रिटिश काल में माना जाता है, यानी ये जो शुरुआत हुई है वो ब्रिटिश काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले विधिक व्यवसाय जैसा कोई बात भारत में नहीं थी, यानी ब्रिटिश से जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है उसके बाद वो यहाँ पर न्यायालयों की स्थापना करती है और तब यहाँ से क्या होती है, यहीं से वकीलों की शुरुआत होती है, विधिक व्यवसाय की शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले नहीं था। हिंदू काल में इसका अस्तित्व नहीं था, क्योंकि राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था, राजा सब कुछ कर देता था, वकीलों की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ किसी प्रकार की विधिक औपचारिकताएं नहीं हुआ करती थी। विधिक व्यवसाय का विकास है कुछ चरणों में किया गया, जैसे सबसे पहला चरण आता है मेयर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीन विधि व्यवसाय। सबसे पहले कौन सा चरण आता है, अगर लीगल हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप देखते हो कि जो मेयर कोर्ट खोले गए थे, सबसे पहले मेयर कोर्ट 1726 का जब चार्टर आता है उसके अंतर्गत मेयर कोर्ट की स्थापना की जाती है और उसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो ये जो मेयर कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट खुली थी, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी यहाँ से ये कहते हैं कि 1926 लिखा है, इसकी जगह 1726 कर दें आप। न्यायालयों का गठन प्रक्रिया इंग्लैंड के न्यायालय के समान थी, क्योंकि ब्रिटिश में जो ऑफिसर्स थे वो सारे ब्रिटेन से आते थे। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रशासन शुरू कर दिया, प्रशासन कर दिया तो विवादों का निराकरण करने के लिए उन्होंने वहाँ से वकील बुलाए और वो वकील आकर के यहाँ पर काम करते थे। तो ये जितने भी थे ये सारे विदेशी प्लेडर वकील यहाँ हुआ करते थे। आगे कुछ अन्य चार्टरों में विधिक व्यवसाय को स्थान दिया गया। बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1774 का चार्टर आया, जिसके अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद में कंपनी न्यायालय में विधि व्यवसाय, फिर कंपनी, आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कंपनी ने भी क्या किए थे, न्यायालयों की स्थापना की थी, जिनको कंपनी न्यायालय कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कंपनी न्यायालय। तो कंपनी न्यायालय में भी क्या किया गया, विधि व्यवसाय किया गया। यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्या होता है, इसको और ज़्यादा विकास करने का मौका मिलता है। मेयर कोर्ट की स्थापना के बाद विधि व्यवसाय का सूत्रपात हो गया था, ये स्टार्ट तो हो ही गया था, लेकिन नियमित नहीं था। नियमित इसको कहाँ से स्वरूप मिलता है, इस कंपनी न्यायालय से इसको नियमितीकरण होता है, यानी यहाँ से एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू होता है। 1793 में रेगुलेशन पारित किया गया और जिसमें बंगाल में सदर दीवानी अदालत के लिए वकीलों को प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया। यानी 1793 के अंदर जब पहली बार बंगाल में, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी जगह हुआ करती थी, 1793 में बंगाल के अंदर पहली बार वकीलों को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध का मतलब उनकी लिस्ट बनाई गई, भाई बंगाल में ये लोग जो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आजकल हाईकोर्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो हाईकोर्ट में एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपका नाम लिख लिया जाता है, जो भी वकील बन गए उनका सबका नाम लिखा जाता है। ऐसे ही सबसे पहले जो नाम लिखने वाली परंपरा थी वो 1793 में बंगाल से शुरू होती है, सदर दीवानी अदालत से। 1833 में 1814 में 1833 के अंदर भी रेगुलेशन पारित किया गया, जिसके अंदर थोड़ा बहुत कमियां थी, उनको सुधारा गया। इसके बाद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है 1861 का जो हाईकोर्ट एक्ट आता है वो आता है, उच्च न्यायालय अधिनियम, जो आज पेपर के अंदर आया है, हाईकोर्ट एक्ट 1861 का। इसके अंतर्गत भी क्या किया गया, प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का अवसान कर दिया। यानी जो पहले सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें यहाँ खोली गई थी उनको तो समाप्त कर दिया, अब हाई कोर्ट यहाँ बना दिए गए। इस अधिनियम तथा अन्य चार्टरों के द्वारा न्यायालयों को वकील, अटॉर्नी, एडवोकेट आदि को सूचीबद्ध करने, अनुमोदित करने की शक्तियां प्रदान की गई। इन न्यायालयों में सूचीबद्ध व्यक्तियों को वकालत करने का अधिकार दिया गया। यानी हाईकोर्ट जो एक्ट आया इसके अंतर्गत ये कहा गया कि पहले वाले सब तो खत्म है, अब ये हाईकोर्ट के अधीन वकीलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें अटॉर्नी, वकील, प्लीडर जो भी सूचीबद्ध किए गए अधिवक्ता, उन सबको विधिक व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया। यानी जिसका नाम इसके अंतर्गत होगा वो व्यक्ति ही विधि व्यवसाय करेगा, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। इसके बाद में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट कब का है ये 1853 में आया। कब आया, 1853 में। इसमें भी इसको क्या मिला, और ज़्यादा इसमें सुधार हुआ। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846 पारित किया गया, पहली बार बढ़ावा देने के लिए विधिक व्यवसाय को। इसके बाद में 53 का आया और उसके बाद में 1879 का आया। 1846 के एक्ट के अनुसार केवल सूचीबद्ध वकील ही न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते थे। 1853 का एक्ट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी और बैरिस्टर को कंपनी के सदर न्यायालय में अभिवचन करने की इजाज़त प्रदान की गई। यानी वो वहाँ भी पक्ष रख सकते हैं, लेकिन भारतीय वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक 1853 तक भारतीय वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का अधिकार नहीं दिया गया था।
1879 का एक्ट जब आया तो विधि व्यवसाय को दो भागों में बांट दिया। 1879 के एक्ट के द्वारा दो भागों में बांट दिया। कौन से भागों में? एक तो बढ़ा दिया प्लीडर वकील, और एक बना दिया एडवोकेट, यानी दो भागों में बांट दिया विधि व्यवसाय करने वालों को। एक को तो कहा जाता है एडवोकेट और एक को कहा गया वकील। ये दो बन गए, ठीक है। इसके बाद में एडवोकेट आयरलैंड या इंग्लैंड का बैरिस्टर, स्कॉटलैंड के प्लीडर संकाय का सदस्य होता था। यानी जो एडवोकेट होते थे वो आयरलैंड और जो इंग्लैंड थे, एडवोकेट आयरलैंड के, आयरलैंड वाले को एडवोकेट कहा जाता था, इंग्लैंड वाले जो आते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता था। वहाँ से अगर कोई डिग्री प्राप्त करता है तो, स्कॉटलैंड से अगर कोई डिग्री प्राप्त करता है तो उसको प्लीडर कहा जाता था। जबकि वकील है वो भारतीय विश्वविद्यालयों के विधि स्नातक हुआ करते थे। भारत के अंदर अगर किसी ने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है LLB की, तो उसको वकील कहा जाता था। इसके बाद में पांचवा आता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1956 के अधीन व्यवसाय। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 के अधीन विधि व्यवसाय, यानी ये जो एक्ट आ गया इसके अधीन भी विधि व्यवसाय का अधिकार दिया गया 1923 के अंदर। 23 में सर एडवर्ड चांगियार की अध्यक्षता में एक इंडियन बार कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के कुछ सुझाव थे जिन्होंने ये कहा कि बार का गठन होना चाहिए। इस कमेटी ने सुझाव दिया, इंडियन बार कमेटी ने 1926 के अंदर के लिए एक बार का गठन होना चाहिए और हाईकोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत के लिए एक बार काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। इसके सुझावों को, जिनके अंदर एक विधिक व्यवसाय का एक ही वर्ग रखे जाने के बारे में था, ये इन्होंने ये भी कहा ये जो दो वर्ग है ना इसको खत्म करो और वापस क्या करो, एक ही वर्ग करो। और ऐसे विधि व्यवसायी को एडवोकेट का नाम दिया जाना था। यानी उन्होंने कहा कि वकील हटा दो, एडवोकेट बना दो, इन सबको जो विधि व्यवसाय करेंगे उनको एडवोकेट कहा जाएगा। कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट पारित किया गया, लेकिन ये एक्ट ज़्यादा सार्थक नहीं रहा। मुफस्सिल कोर्टों के कार्य करने वाले वकील और मुख्तार इस एक्ट की परिधि में नहीं आते थे। यानी उस समय जो मुफस्सिल कोर्टें थी उनमें काम करने वाले वकील और जो मुख्तार थे उनको इस एक्ट की परिधि में नहीं लाया गया। फिर आता है स्वतंत्र भारत में विधि व्यवसाय। अब भारत हो गया स्वतंत्र, तो फिर स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से विधि व्यवसाय हुआ? स्वतंत्र भारत में विधि व्यवसाय यानी इसका विकास काल बता रहा है, ये किस किस तरीके से विकसित होता हुआ ये इस वर्तमान स्वरूप में आता है। तो स्वतंत्र भारत के अंदर विधि व्यवसाय की बात करें तो विधि व्यवसाय को संगठित करने के लिए व्यवस्थित स्वरूप स्वतंत्र भारत में मिला। यानी यहाँ जब भारत आज़ाद हो गया 1951 के अंतर्गत, तब एक विधि व्यवसाय को सिस्टमेटिक ढंग से लागू किया गया। न्यायमूर्ति SR दास की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय विधिक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के स्थापना का सुझाव दिया गया। इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की स्थापना होनी चाहिए और राज्य विधिज्ञ परिषद कमेटी ने इन परिषदों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की। यानी अब स्वतंत्र भारत में क्या बना दिया, एक तो BCI जिसको कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और एक होगी स्टेट की काउंसिल, स्टेट काउंसिल जिस स्टेट बार काउंसिल जिसको राज्य की विधिज्ञ परिषद कहते हैं। एक होगी भारत की विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहेंगे भारत की विधिज्ञ परिषद, स्टेट वाली को कहेंगे राज्य विधिज्ञ परिषद। तो ये दो कमेटियों का गठन किया गया। इनको और ज़्यादा पावर्स दे दी गई। इसी क्रम में 1961 में फिर बाद में अधिवक्ता अधिनियम आ गया। बाद में क्या आ गया, जब देश आज़ाद हो गया तो 1961 में एक एडवोकेट एक्ट ले आए, अधिवक्ता अधिनियम, और उसमें अधिवक्ताओं के लिए प्रावधान किए गए भी कौन प्रैक्टिस करेगा, किस प्रकार से उनका नाम दर्ज होगा, अगर वो अवचार करेगा यानी अपने व्यवसाय के प्रति अगर वो गलत तरीके से व्यवसाय करेगा तो उसको दंडित भी किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं वो इस एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत लाई गई। यानी ये एक तरह से एडवोकेटों की आचार संहिता थी। यानी वो व्यवसाय करेंगे तो उस आचार संहिता के तहत करेंगे। पंजीयन होगा, भारतीय विधिज्ञ परिषद होगी, राज्य विधिज्ञ परिषद होगी, इनके बारे में विशेष व्यवस्था इस इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 में की गई। भारत में विधि व्यवसाय का ये एक संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से इस तरीके से इसका विकास भारत में होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, जो विधिक व्यवसाय किसे कहते हैं और विधिक व्यवसाय का विकास कैसे हुआ है और स्वतंत्र भारत में ये कैसे पनपा था। तो इसके बारे में सारी बातें अपन ने देखी। तो विधिक व्यवसाय का मतलब कुल मिलाकर के इतना देखना है कि ऐसा व्यक्ति जो LLB की डिग्री जिसने की हो और एडवोकेट के रूप में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो अगर न्यायालय में प्रैक्टिस करता है नियमित तौर पर, तो ऐसे व्यवसाय करने वाले को विधिक व्यवसायी कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है विधि व्यवसाय का अधिकार किसे, यानी ये जो प्रोफेशन करेगा कोई विधिक व्यवसाय, तो ये किसको अधिकार है, कौन कर सकता है, इसके लिए कौन अधिकृत है। तो ये अधिकार किसे, ये सेकंड प्रश्न आपके लिए आता है।
सेकंड प्रश्न देखो, विधिक व्यवसाय करने का अधिकार किसको है। तो विधिक व्यवसाय करने का अधिकार किसको दिया गया। अब लास्ट में अपन ने पढ़ा कि इंडियन एडवोकेट एक्ट आ गया, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961। तो इसमें सारी चीज़ें बता दी गई थी कि कौन व्यक्ति जो विधि व्यवसाय करेगा। धारा 29 में यह प्रावधान किया गया कि विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा, जिसे अधिवक्ता कहा जाएगा। स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने का हक केवल अधिवक्ताओं को है, अन्य किसी को नहीं है। यानी विधिक व्यवसाय केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसको एडवोकेट कहेंगे, वो ही विधिक व्यवसाय करेगा। इस एडवोकेट के अलावा कोई भी व्यक्ति विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन एन राम रेड्डी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश का मामला है 2002 में। इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बात कही कि अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय करने का अधिकार मात्र एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। यानी व्यवसाय करने का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान किया गया, इंडियन एडवोकेट एक्ट की धारा 30 में, कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में, यानी एडवोकेट की जो लिस्ट होती है, रोल ऑफ एडवोकेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर अंकित है, दर्ज है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विधिक व्यवसाय कर सकता है। तो अधिवक्ताओं की नामावली वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा। तो अधिवक्ताओं की नामावली ये किसी भी राज्य की या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के अंदर जिसका नाम दर्ज हो जाता है उसको क्या कहेंगे, अधिवक्ता कहेंगे। तो ये एक रोल ऑफ रजिस्टर होता है जिसके अंदर जिस किसी भी विधिक व्यवसाय का इसके अंदर नाम है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विधिक व्यवसाय कर सकता है। यानी वो अधिवक्ता है, और जो अधिवक्ता है वही विधिक व्यवसाय करेगा। ये बात पहले बता दी 29 के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस रोल ऑफ रजिस्टर में अंकित है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या अन्य किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, या किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर, अधिकरण में, या साक्ष्य लेने हैं तो विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष, और ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष जहाँ कोई अधिवक्ता तथ्य में प्रवर्तित किसी विधि के दिन व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हो, विधि व्यवसाय करने का हकदार है। यानी जिसका इस रजिस्टर के अंदर नाम है, किसी भी राज्य की बार काउंसिल के रजिस्टर में जिसका नाम है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकता है, वो हाई कोर्ट में भी कर सकता है, और वो अधीनस्थ जितने भी न्यायालय उन सब में क्या कर सकता है, विधिक व्यवसाय कर सकता है। वो ऐसे व्यक्ति के सामने भी विधिक व्यवसाय कर सकता है जो साक्ष्य वैध रूप से लेता है, ऐसे व्यक्ति के सामने भी वो विधिक व्यवसाय कर सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ इस एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत बताई गई धारा 30 में। बलराज सिंह मलिक वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2012 का मामला। इसमें यह बात कही गई कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष वकालत करने तथा कार्य करने बाबत नियम बना सकता है, वह वकालत करने की शर्तें भी तय कर सकता है। यानी अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत तो कर सकता है, एडवोकेट का नाम जिसका रजिस्टर हो गया वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है भाई। ये तो नहीं है कि किसी ने एलएलबी कर ली, उसका नाम रजिस्टर हो गया, एडवोकेट वो बन गया, अब सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ा हो जाए, वहां वो बहस कर दे, तो नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के नियम बना सकता है, कुछ कंडीशंस लगा सकता है कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत स्टैंडर्ड की वकालत चाहिए। तो इसलिए वो ये नहीं कि भी हर कोई जाकर के कोर्ट का समय बर्बाद करे, वो कोर्ट को बात बता ही ना पाए, इस तरीके के वाला व्यक्ति वहाँ नहीं है। तो वो अपने सामने वकालत करने के लिए कुछ नियम बना सकता है, जिनका पालन करेगा वो व्यक्ति वहाँ वकालत कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधिक व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ताओं को है, बशर्ते उनका नाम विधिज्ञ परिषद की अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। यानी विधिक व्यवसाय करने का अधिकार किसको है, अधिवक्ता को है। और अधिवक्ता कौन है, जिसका किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता नामावली में नाम दर्ज है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विधिक व्यवसाय कर सकता है। अधिनियम की धारा 33 में भी ये प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा, जिसका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं है। यानी जिसका नाम दर्ज है वो व्यक्ति विधिक व्यवसाय कर सकता है। जो अधिवक्ता एलएलबी की डिग्री तो जिसने कर ली है, लेकिन उसका नाम इस रजिस्टर में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विधिक व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा। इसी प्रकार धारा 45 में भी ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है, जो किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति विधि व्यवसाय करता है तो उसका कृत्य अवैधानिक माना जाएगा, और उसे 6 माह की अवधि तक क्या किया जा सकता है, कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी जिसका नाम रजिस्टर नहीं है,
और वो व्यक्ति अगर जाकर के कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वकालत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और 6 माह तक की सज़ा उसे हो सकती है। एक नीलगिरी वाला केस बताया गया जिसमें 8 वर्षों तक वो न्यायालय में वकालत करता रहा, बाद में पता चला कि ये तो फर्जी है, इसके तो इसने ना कोई डिग्री की है, तो उसको जुर्माने और उससे दंडित किया गया था सज़ा से। ऐसा ही एक मामला राजेंद्र सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह का आया, जिसमें भी विधिक व्यवसाय को एक आदर्श व्यवसाय माना गया और अगर उसकी आचार संहिता का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1999 का मामला राजस्थान का, इसमें भी ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति को अधिवक्ता के नामावली में नाम प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया जो विधि स्नातक है तथा किसी विश्वविद्यालय से विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो विधि स्नातक है यानी लो ग्रेजुएट है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे रजिस्टर में नाम दर्ज कराने का हकदार है। तो नाम दर्ज कब होगा, जब लो की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तब वो अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। सुरेंद्र राज जारूपवाल वर्सेज श्रीमती विजय जारूवाल के मामला था 2003 का। इसमें यह कहा गया कि क्या अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से किसी प्रकरण विशेष में उपस्थिति दे सकता है। कि भाई ये पहले सारी बातें ये बताई गई कि भाई अधिवक्ता जो है जिसका नाम रजिस्टर है वो व्यक्ति विधिक व्यवसाय कर सकता है। तो इस केस में ये पहली बार ऐसी बात आई कि क्या ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, जिसका नाम इस रजिस्टर में नहीं है और न्यायालय अगर परमिशन दे तो क्या ऐसा व्यक्ति विधिक व्यवसाय कर सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यह अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार का एक अपवाद है। यानी सामान्य नियम तो कहता है कि रजिस्टर में नाम होना चाहिए, वही कर सकता है, पर इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट परमिशन दे किसी व्यक्ति को तो वो भी क्या कर सकता है, अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख सकता है, वो विधिक व्यवसाय कर सकता है। वकील जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, कौन से वकील हैं जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, तो दो बातें जरूरी है। पहली बात विधि स्नातक होना चाहिए, दूसरी बात अधिवक्ताओं की नामावली में नाम दर्ज होना चाहिए। जो लो ग्रेजुएट है जिसका नाम दर्ज है वो विधिक व्यवसाय कर सकता है, जो लो ग्रेजुएट नहीं है जिसका नाम विधिक नामावली से रजिस्टर में दर्ज नहीं है राज्य की किसी विधिज्ञ परिषद की नामावली में, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता। तो हनीराज चुलानी वर्सेज बार काउंसिल ऑफ जो महाराष्ट्र का मामला है, ये आपके लीडिंग केस भी है, वैसे भी बड़ा क्वेश्चन केस के रूप में भी आ सकता है, पर यहाँ भी एक अच्छा मामला है। इसमें कहा गया कि विधिक व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है, यानी एक ऐसा व्यवसाय है जो पूर्णकालिक है, यानी पूरी तौर से 24 घंटे कार्य करने वाला व्यवसाय है। तो ऐसा व्यवसाय नहीं है कि पार्ट टाइम करे, इसको पार्ट टाइम वाला अंशकालिक व्यवसाय नहीं है कि भाई सुबह तो हम कोई और व्यवसाय करेंगे और फिर 2 घंटे जाकर के हम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, फिर शाम के समय हम जाकर के कोई और डॉक्टरी करने लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार का नहीं है। ये डॉक्टर हनीराज चुलानी यही था, इसने अपना एक जो क्लिनिक खोल रखा था, ये सुबह वहाँ जाता और 4 बजे बाद में ये इधर आता, क्लिनिक पर बैठ जाता, फिर अगले दिन सुबह वहाँ कोर्ट में जाता, फिर ये क्लिनिक पर आके बैठ जाता। मामला उठा कि भाई क्या ऐसा व्यक्ति विधिक व्यवसाय कर सकता है, कोर्ट ने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि विधिक व्यवसाय पूर्णकालिक व्यवसाय। क्लाइंट कब आ जाए, भाई जब ये डॉक्टरी कर रहा है तब क्लाइंट जाकर के इसको कहे कि डॉक्टर साहब मेरा केस आप देख लो, तो वो उधर डॉक्टर उस पेशेंट को देखेगा या इधर उस क्लाइंट की बात सुनेगा, तो यानी ये सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति विधिक व्यवसाय नहीं कर सकते। ये कुछ केसेज हैं, शेख महबूब हुसैन वर्सेस सेक्रेटरी बार काउंसिल का, ये आप देख लें सारे केसेस। तो डॉक्टर साईं बाबा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया कि विधिक व्यवसाय का हकदार नहीं है अगर वो व्यक्ति एसटीडी बूथ चला रहा है, जिसका नाम तो बार काउंसिल में दर्ज है, लेकिन वो साथ में क्या करता है, एसटीडी बूथ चलाता है और कभी कभार कोर्ट में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति विधिक व्यवसाय करने का हकदार नहीं है। ठीक है। टी वेंकन्ना वर्सेज हाईकोर्ट मैसूर का मामला है, जिसमें यह कहा गया कि न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का हकदार नहीं माना गया जो मामले में स्वयं एक पक्षकार है। यानी ऐसा व्यक्ति जो मामले में स्वयं एक पक्षकार है वो विधिक व्यवसाय नहीं कर सकता। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विधिक व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को ही है, अन्य किसी वर्ग को नहीं है। और अधिवक्ता वो व्यक्ति होगा जिसके पास एक विधि स्नातक की डिग्री होगी और जिसका नाम अधिवक्ता की नामावली में दर्ज होगा, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, विधिक व्यवसाय कर सकता है। अगर इसके विरुद्ध जाकर के कोई कार्य करेगा तो उसको अधिवक्ता एक्ट 1961 के अधीन क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, सफल अधिवक्ता के गुण बताइए, यानी एक सफल अधिवक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। सफल अधिवक्ता के गुणों के लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ बताए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा।
भाई एक बढ़िया सक्सेसफुल एक एडवोकेट होता है तो उसके लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस गुणों की बात यहाँ की गई है। भाई हर कोई व्यक्ति तो सक्सेस नहीं है, वकील तो हज़ारों की संख्या में होते हैं, किसी एक बार के अंदर ही 100 150 200 होते हैं, पर सक्सेस सारे नहीं होते। सक्सेस वकील होने के लिए उसमें गुण होने चाहिए। कैसा? पहला गुण बताया गया ईमानदारी का, यानी ऐसा व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। अगर बेईमानी करेगा, धोखा करेगा तो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। फिर वो कितने एक बार कितनी धोखा करेगा, किस किस के साथ करेगा, 4 10 20 लोगों के साथ कर देगा, धीरे धीरे लोगों को पता लग जाएगा ये धोखेबाज वकील है, तो लोग उसके पास आएंगे नहीं, तो वो सक्सेस फिर होगा कहाँ से? तो सबसे पहला वकील सक्सेस वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि वो ईमानदार हो। कैसा हो? ईमानदार। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जितनी फीस की बात कर ली उतनी लेनी है, ये नहीं है कि फिर बाद में काटने लग जाए, ऐसा नहीं। तो एक सक्सेस वकील के लिए ज़रूरी है कि वो ईमानदार हो। सफल अधिवक्ता के गुण, पहला गुण है ईमानदारी का। ईमानदार होना चाहिए सबसे पहली बात, यानी होनेस्टी होना चाहिए। ईमानदारी पहला गुण है। ईमानदारी ही अधिवक्ता को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा सकती है। यानी सफल व्यक्ति, सफलता तभी मिलेगी जब व्यक्ति ईमानदार है। यानी क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि यार वकील साहब बड़े ईमानदार आदमी, देखो तेरे केस में कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तेरे से जितनी फीस की बात हुई थी उतनी तेरे से फीस ले रहे हैं, कभी तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है तो लोगों का विश्वास उस पर जमता है, और जब विश्वास लोगों का जमने लग जाएगा तब वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो पहला गुण ईमानदारी का है। दूसरा है साहस का गुण। कैसा गुण? साहस का गुण, यानी व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अधिवक्ता साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए। दूसरा वकील चाहे कितने डराने की कोशिश करे, डरने वाला नहीं होना चाहिए। तो साहसी अधिवक्ता होना दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। अपनी बात को निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ न्यायालय के समक्ष रख देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा? जल्दी सफल होगा। जो कोर्ट ने धमका दिया और डर करके बैठ गया, ऐसा नहीं। दमदार तरीके से अपनी बात को तर्कपूर्ण ताकत के साथ रखता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। तीसरा परिश्रमी। तीसरा गुण क्या है? अधिवक्ता के लिए परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, काम से जी चुराएगा, फाइलों में टाइम नहीं देगा, कानून पढ़ेगा नहीं, तो फिर वो क्या सक्सेस होगा? सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, नई बात अगर कोई कही है, तो उसकी जानकारी उस अधिवक्ता को होनी चाहिए। क्या पता कल ही वो आपके काम आ जाए। तो अधिवक्ता को निरंतर अध्ययन करते हुए होना चाहिए, अपनी फाइलों को समय दे, उनकी हर एक चीज़ को समझे, ज़रूरत पड़े तो मौके पर भी जाकर के, वहाँ भी जाकर के परिस्थितियों को देख के आए, क्योंकि आंखों से अगर कोई चीज़ समझता है तो उसको एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर ढंग से करता है। तो इंसान को हमेशा, वकील को क्या होना चाहिए? परिश्रमी होना चाहिए। नेक्स्ट, वाक्पटुता का गुण उसमें होना चाहिए। एक सफल अधिवक्ता के लिए जरूरी है कि वाक्पटुता का गुण हो, यानी बोलने की उसमें कला हो। अपनी बात को इस तरीके से रखता है कि सामने वाले को ये लगने लग जाए कि ये जो कह रहा है वही बात सही है, बिल्कुल इसके अलावा तो बाकी तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो वाक्पटुता का गुण होना चाहिए, वाक चातुर्यता उसमें होनी चाहिए। अपनी बात को इतनी चतुराई के साथ रखता है कि सामने वाले को यकीन करने पर मजबूर कर देता है। ऐसा अगर गुण किसी में है तो वो अधिवक्ता जल्दी सफल होता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? विधिक ज्ञान होना चाहिए। भी केवल वाक्पटुता ही काम नहीं करेगी, जब तक उसको लीगल नॉलेज नहीं होगा। तो विधिक ज्ञान भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। लॉ का ज्ञान होगा तभी तो वो अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाएगा। जिसको वकील कोई मान लो कोर्ट में खड़ा है और उसको यही पता नहीं है कि तू किस मामले में पैरवी कर रहा है, तेरी इस मामले से रिलेटेड कानून क्या है, अगर उसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो वो क्या सक्सेस होगा? हार के बैठ जाएगा। तो ज़रूरी है कि विधिक ज्ञान हो, यानी जिस केस में वो पक्ष रख रहा है, पैरवी कर रहा है, उसके हर एक लीगल पॉइंट पर उसे नॉलेज होना चाहिए। जब भी कोई जरूरत पड़े तब भी वो वैसा ही कानून बता सके। अगर विधिक ज्ञान है तो वो अधिवक्ता के लिए जल्दी सक्सेस होता है, सफल होता है। इसके अलावा सौम्य एवं सरल स्वभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिवक्ता सफलता के लिए जरूरी है कि सौम्य एवं सरल स्वभाव, खड़ूस स्वभाव का नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव। हर कोई व्यक्ति उससे जाकर के आसानी से मिल सके, हर एक व्यक्ति की बात वो आराम से सुन सके। ऐसा नहीं है कि कभी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बोलो, ये बोलो। क्लाइंट को डराता है, धमकाता है, क्लाइंट के साथ ठीक ढंग से बात नहीं करता, तो क्लाइंट एक बार तो आ जाएगा पर दोबारा किसी को नहीं भेजेगा। तो अगर जिसका व्यवहार बढ़िया है, जो सरल स्वभाव का है, सभी आने जाने वालों का सम्मान करता है, आराम से बातचीत करता है, तो इस व्यवहार से खुश होकर के भी लोग उसके पास जुड़ते हैं और जिससे वो सफलता की सीढ़ियाँ निरंतर तय करता है। तो सफलता के लिए जरूरी है सौम्य और सरल स्वभाव उसका होना चाहिए।
सरल स्वभाव होगा तो न्यायालय भी उसकी बात को सुनेगा। अब जो व्यक्ति, जो अधिवक्ता है, मान लो बात तो नॉर्मल कह रहा है लेकिन चिल्ला चिल्ला के कोर्ट में कह रहा है ताकि लोग देखें, तो कोर्ट भी उससे तंग आ जाएगी। कोर्ट कहेगी यार ये बात अपनी आराम से भी तो रख सकता है, क्या कोई आराम से रखता, हम उसकी सुनते नहीं है क्या? तो स्वभाव अगर सरल सौम्य है तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, न्यायालय भी सुनता है, और न्यायालय सुन के संतुष्ट होता है तो उनके फैसले उसके पक्ष में आते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ये यानी बी मलिक ने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ लॉयर में कहा है कि अधिवक्ता को न्यायालय से विवाद करने अथवा तुच्छ बातों पर झगड़ने या क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर कोर्ट से झगड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को सदैव सौम्य और सरल तरीके से रखना चाहिए ताकि न्यायालय उससे प्रभावित हो। नेक्स्ट, मानव स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसे? मानव स्वभाव का ज्ञान। सफल अधिवक्ता के लिए जरूरी है कि मानव स्वभाव का ज्ञान हो। कौन व्यक्ति कैसा आया है उसके स्वभाव को पढ़ने की कला होनी चाहिए। कहते हैं ना कि उसने उसने जाते ही पहचान लिया कि ये व्यक्ति इस टाइप का है। तो यानी मानव स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाले की थ्योरी को पढ़ सके, सामने वाला किस मुसीबत में उसको समझ सके, सामने वाला कहना क्या चाहता है उस बात को जान सके। अगर ऐसा स्वभाव किसी व्यक्ति का है तो वो क्या करता है, जल्दी सक्सेस होता है। फिर क्लाइंट उसके पास आया, क्लाइंट उसको बता नहीं रहा है कोई बात, वो समझ गया कि ये क्लाइंट बता नहीं रहा है, तो वो उस तरीके से उसके साथ बिहेव करेगा कि क्लाइंट उसको सारी बातें बता देता है। यानी उसने, उसके पास ऐसी कला होनी चाहिए कि वो हर व्यक्ति से उसकी बात निकलवा सके। अगर ऐसे स्वभाव का ज्ञान है, ह्यूमन बीइंग को जानता है, नेचर को समझता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जल्दी सफल होता है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की कला उसमें होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की कला, सब बातें उसमें है, सारे गुण उसके अंदर है, लेकिन उसमें गुण नहीं है अभिव्यक्ति की कला का, अपनी बात को प्रकट करने का। यानी वो ईमानदार भी है, साहसी भी है, परिश्रमी भी है, विधि ज्ञान भी उसे है, स्वभाव भी उसका ठीक है, सामने वाले को भी समझ जाता है, पढ़ लेता है उसका माइंड, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति की कला नहीं है। यानी जब कोर्ट के अंदर वो अपनी बात रखता है तब वो बात नहीं है जो एक वकील में होनी चाहिए। यानी वो अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो वो फिर वकील बहुत जा करके लेट से सक्सेस होगा, बहुत टाइम लेगा। अगर किसी में बोलने की कला, अपनी बात को प्रेजेंटेशन इस ढंग से करता है कि सामने वाले को लगे कि इसने बात को, अपनी बात को न्यायालय को समझा दिया है। फिर न्यायालय क्या चाहता है, न्यायालय एक वकील से चाहता है कि उसका जो मैटर है वो उसे समझा दे, आसान भाषा में समझा दे। बाकी तो कानून पढ़ना है, कोर्ट भी पढ़ लेगी, वकील भी पढ़ लेगा। अगर कोई अपनी बात को ही न्यायालय को समझा नहीं पाएगा तो न्यायालय फिर निर्णय क्या करेगा। तो सबसे ज़रूरी जो है वो है अभिव्यक्ति की कला, यानी अपनी बात को किस ढंग से रखता है न्यायालय के सामने। ये अगर कला किसी में है तो वो जल्दी सक्सेस हो जाता है, तो वकील माना जाता है। तो अधिवक्ता के लिए अभिव्यक्ति की कला होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर किसी में गुण है तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, सफल अधिवक्ता हो सकता है। ठीक है। सशक्त अभिव्यक्ति कब मजबूत होगी, इसके लिए जरूरी है कि उसका भाषा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यानी वो क्या बोल रहा है उस पर उसकी कमांड होनी चाहिए। जिसका विधिक ज्ञान परिपक्व होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जिसका स्वभाव सरल और सौम्य होना चाहिए, अपनी बात को भी रखता है, कानून भी बता रहा है लेकिन सरल ढंग से रख रहा है। जिसका उद्बोधन की कला हो, बोलने का उसको जो कन्वर्सेशन, बातचीत का तरीका है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। जिसकी भाषा संतुलित और संसदीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उटपटांग बात करे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, ऐसा नहीं। संतुलित भाषा और संसदीय भाषा उसकी होनी चाहिए। और जिसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़िया है तो वो व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त अच्छे ढंग से कर पाता है। बी मलिक ने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ लॉयर में कहा था कि जिस अधिवक्ता का भाषा पर अधिकार है और नियंत्रण होता है वह उतना ही सम्मान का पात्र समझा जाता है। यानी न्यायालय भी उसकी बात को तवज्जो देता है, न्यायालय भी उसकी बात को सुनता है कि यार ये वकील बड़ा अच्छा बोलता है, ये अपनी बात को सही ढंग से रखता है, इसकी बात को सुनो। तो कोर्ट भी उसके लिए बेताबी से इंतजार करती है कि अगर इसका कोई केस आए तो इसको सुनेंगे। तो अभिव्यक्ति की कला होना बहुत जरूरी है। बहस के समय अधिवक्ता से अपने दृढ़ अनुभव, ज्ञान और तर्क शक्ति का परिचय देने की अपेक्षा की जाती है। जब वो आर्गुमेंट करता है, बहस करता है, तब उससे ये अपेक्षा की जाती है कि अपने ज्ञान का परिचय यहाँ दे, अपने बोलने की परिचय वो यहाँ दे, जो भी बातें हैं उसका दृढ़ ज्ञान है वो यहाँ शो करे। भाई ऐसे तो कोर्ट के अंदर कितना ही ज्ञान होगा, उसे बार कौन पूछेगा। ज्ञान तो कब काम आएगा, जो बहस कर रहा है तब काम आएगा। तो उस समय वो अपनी बातों को प्रेजेंट अच्छे ढंग से करे ताकि उसकी बात को न्यायालय सुने। बहस ऐसी हो जो न्यायाधीश का मन बदल दे। यानी अब तक न्यायाधीश ने कोई और धारणा बना रखी थी, जैसे ही बहस सुनी उसके फेवर में आ गया। तो बहस ऐसी होनी चाहिए जो न्यायाधीश का मन बदल दे या उसे सही स्थिति का आभास करा दे। कोर्ट को ये लगना लग जाए कि ये जो वकील कह रहा है वही बात है, अब फैसला इसी के पक्ष में आएगा।
कई सारी बातें अभिलेख पर नहीं आ पाती है, ऐसी बातों को बहस के दौरान न्यायाधीश के ज्ञान में लाया जा सकता है। सफल अधिवक्ता उसे माना जाता है जो न्यायाधीश की पूर्व धारणा अथवा पूर्व ग्राह को बदल दे। यानी कोर्ट ने अगर कोई पहले से धारणा बना ली है कि मान लो मैं तो बी के पक्ष में फैसला करूंगा, भाई बी का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, और फिर ए का वकील इतनी ज़बरदस्त बहस करता है कि कोर्ट को लगने लग जाता है कि यार ये सही है, और कोर्ट इसकी धारणा को बदल करके ये आ जाता है कि यार ये इसके पक्ष में फैसला देंगे। तो अगर ऐसी कला किसी में है तो वो व्यक्ति सफल ज़्यादा होता है। तो एक सफल अधिवक्ता के लिए ये सारे गुण होने आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिवक्ताओं के द्वारा निषिद्ध कार्य कौन से, यानी कौन से कार्य जो अधिवक्ता को नहीं करने चाहिए। तो अगर ये पूछ ले आपसे कि उन विभिन्न कार्यों को लेकर जो विधि अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध है, तो पीडी गुप्ता राममूर्ति का आपके लीडिंग केस भी है, उसमें भी ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय प्रशासन एक प्रवाह है, भाई न्याय प्रशासन रुकने वाला नहीं है, एक दरिया के समान है, निरंतर चलता ही रहते हैं, कितने लोग आए कितने चले गए। इसे स्वच्छ, शुद्ध और प्रदूषण मुक्त रखा जाना आवश्यक है। यानी न्याय प्रशासन में ऐसे वकील नहीं आए जो इसको दूषित करे, जो इसको गंदा करे, जो इसमें भ्रष्टाचार वाली बात करे, इस टाइप के लोग इसमें नहीं आने चाहिए। ये बात न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यानी जज भी गलत नहीं आने चाहिए और अधिवक्ता वो भी गलत टाइप के लोग इसमें नहीं आने चाहिए। अगर वो आएंगे तो न्याय प्रशासन को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे। और अधिवक्ताओं से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है कि उनकी सत्य निष्ठा पर कोई अंगुली न उठाए। भाई एक अधिवक्ता से ये उम्मीद की जाती है कि उसकी सत्य निष्ठा पर यानी ईमानदारी पर उसके कोई अंगुली ना उठा सके। ये नहीं कहे कि यार वो वकील वो तो ऐसा बेकार वकील है, उसने तो ऐसे पैसे खा गया, वो तो ईमानदार नहीं है, वो तो सामने वाले से मिल जाता है। अगर इस टाइप की अंगुली किसी पर उठती है तो फिर वो गलत बात है, वो अधिवक्ता नहीं हो सकता। तो कुछ कार्य बताए गए हैं जो अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध किए गए, यानी उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यानी पहली बात कौन सी, निर्धारित योग्यता के बिना वकालत नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, निर्धारित योग्यता के बिना वकालत नहीं करनी चाहिए। यानी अधिवक्ता के लिए कौन से कार्य हैं जो निषिद्ध किए गए, मना किए गए कि भी वो ऐसा नहीं करे। तो पहली बात, निर्धारित योग्यता के बिना क्या नहीं करना चाहिए, वकालत नहीं करनी चाहिए, वकालत शुरू ही नहीं करनी चाहिए। भाई कई लोग जाकर के क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ही वहाँ कोर्ट में घूमने लग जाते हैं और वकील बनने की फिराक में हो जाते हैं। तो उनके लिए ये बात कही गई है कि जिसके पास विधिक डिग्री नहीं है, निर्धारित क्वालिफिकेशन नहीं है, LLB जिसने कंप्लीट नहीं की है, जिसका नाम एडवोकेट के रूप में रजिस्टर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करनी चाहिए, वकालत नहीं करनी चाहिए, वकालत शुरू नहीं करनी चाहिए। यानी जब दो बातें बताइए वकालत करने के लिए कि निर्धारित योग्यता का मतलब कौन सी योग्यता होनी चाहिए, विधि स्नातक होना चाहिए और विधिज्ञ परिषद की सनद उसके पास होनी चाहिए। यानी सनद का मतलब उसके पास उसका एडवोकेट का जो ID कार्ड जो होता है, एडवोकेट के रूप में जो मान्यता उसे दी जाती है, वो सनद जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए। तो एक तो उसके पास विधि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और दूसरा राज्य की विधिज्ञ परिषद उसके पास स्नातक वो सनद होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें होनी जरूरी है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। जिसके पास ये नहीं है उसे वकालत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, वकालत के साथ कोई अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि वकालत के साथ क्या नहीं करना चाहिए, वकालत के साथ कोई भी अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अन्य व्यवसाय करेगा तो वकालत के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जैसे हनीराज चुलाने वाला देखा था, वो डॉक्टर था, क्लिनिक खोलता था और फिर कभी कभार वो कोर्ट में चला जाता था। तो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता है इसका मतलब वो केवल विधिक व्यवसाय करे, कोई और व्यवसाय नहीं करे। तो अधिवक्ता को ये कार्य भी नहीं करना चाहिए, विधिक व्यवसाय के साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। पवन कुमार शर्मा वर्सेस गुरदयाल के मामले में कहा गया कि विधि व्यवसाय के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति टैक्सी के व्यवसाय के साथ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। यानी वो पार्ट टाइम टैक्सी चलाता है और फिर वो जाकर के कभी कोर्ट में खड़ा हो जाता है, बहस करने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हनीराज तुलानी का भी है जो क्लिनिक चलाता है और साथ में विधिक व्यवसाय करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, पक्षकारों को गलत राय नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, पक्षकारों को गलत राय नहीं देना चाहिए। अधिवक्ता के लिए मना किया गया कि वो गलत राय न दे किसी को। कानून की जानकारी है तो राय दे दे, कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। वो स्पष्ट कह दे कि मुझे इस विषय के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत राय नहीं देता, आप किसी अच्छे जिसको ज्ञान है उसके पास जाइए।
या उसको कहे कि मैं इस विषय पर अपनी जानकारी लूँगा, उसके बाद आपको राय दूंगा। तो अधिवक्ता को कभी भी पक्षकार को गलत राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक अधिवक्ता अगर किसी को गलत राय देता है और उस गलत राय पर वो व्यक्ति कदम उठा लेता है तो सोचो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अधिवक्ता को हमेशा सही राय देनी चाहिए, गलत राय नहीं देनी चाहिए। इसके लिए मना किया गया कि वैसा कार्य नहीं करे। और क्या नहीं करना चाहिए अधिवक्ता को? विपक्षी के साथ, सामने वाले के साथ क्या नहीं करनी चाहिए? दुसंधि नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? दुसंधि नहीं करनी चाहिए, यानी उसके साथ मिल नहीं जाना चाहिए। भाई इधर ये ए है, एक्स व्यक्ति का वकील है, इधर ये बी है, ये वाई है, और वाई का वकील कौन है? ये बी है। और ए और बी वकील आपस में क्या कर गए? मिल गए। ऐसे मिलने को क्या कहते हैं? गलत तरीके से मिल जाते हैं, इसको कहते हैं दुसंधि करना, यानी गलत तरीके से उन्होंने आपस में साठगांठ कर ली है। अगर ऐसा करता है तो ये गलत बात है। एक अधिवक्ता को इस प्रकार से दुसंधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तो बड़ा विश्वास रखता है कि मेरा अधिवक्ता मेरा ही पक्ष रखेगा, वो दूसरे के साथ मिलेगा नहीं। और अधिवक्ता क्या करता है? जाकर के इससे मिल लेता है या इससे मिल लेता है। तो ऐसा अगर करता है तो वो गलत करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य अधिवक्ताओं के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। अधिवक्ता को क्या नहीं करना चाहिए? अन्य अधिवक्ताओं के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे वकील है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके कार्यों में क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में? कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई उसमें फालतू उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो अपना काम करे उनको अपना काम करने दें। ये नहीं है कि एक अधिवक्ता बहस कर रहा है और बीच में पास में खड़ा होकर के कुछ अपना ही ज्ञान वहाँ बता रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई अधिवक्ता अपना काम करे वो उसे करने दें, उसके कामों में बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा वादग्रस्त संपत्ति से व्यवहार नहीं करना। क्या नहीं करना? वादग्रस्त संपत्ति से संव्यवहार नहीं करना। संव्यवहार नहीं करना यानी एक्स का कोई करोड़ों रुपए का कोई केस है, मान लो कोई करोड़ों रुपए का प्लाट है, ये मान लो आप लाखों रुपए का, मान लो करोड़ अगर ज़्यादा लगते हैं तो आपको भी लाखों रुपए का कोई प्लाट है इसका, और इसका प्लाट इसको एक्स को डरा दिया कि तेरा प्लाट तो अब कब्जा छूटेगा नहीं, और तेरे से तो गया ही समझो तुम, भाई आपसे तो ये प्लाट चला गया, और अब तू क्या कर ले, तेरे को अगर 5-10 लाख रुपए लेने हैं तो मेरे से ले ले, मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैं अपने आप छुटाऊँ, और चाहे ना छुटे, आप तो 10 लाख रुपए लेकर के आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। यानी इस तरीके से क्या करता है, इस एक्स के साथ इस संपत्ति के बारे में जो लाखों रुपए की थी, 50 लाख रुपए की थी, उस संपत्ति को 10 लाख रुपए में क्या कर लेता है, खरीदने का करार कर देता है इसके साथ। अब ये बेचारा सोचता है यार ये वकील देख लेगा अपने आप, तेरी तो नुकसान तो तेरे को खूब हो गया 40 लाख रुपए का, पर क्या करेगा, कब्जा छूटेगा नहीं, सामने वाला मजबूत है, इसलिए अपन इसको दे देते हैं। तो इस प्रकार का वादग्रस्त संपत्ति से संव्यवहार अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं कि 10 दुकानों का विवाद है, चल मैं तेरे फेवर में कर दूंगा, एक दुकान तू मेरे को दे देना, इस टाइप का व्यवहार अधिवक्ता को नहीं करना चाहिए। तो वादग्रस्त संपत्ति जो विवादग्रस्त है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई जो ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए नहीं करना चाहिए। या ये कह देता है कि चल तेरे को करोड़ रुपए मिलेंगे ना, 10 लाख रुपए तो मेरा कमीशन दे देना, ये नहीं करना चाहिए। अपनी फीस लो, ठोक के लो, क्या दिक्कत है, ज़्यादा ले लो भले, पर इस प्रकार का व्यवहार नहीं करे। रिश्वत आदि नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अधिवक्ता के लिए मना किया गया कि रिश्वत आदि नहीं ले। ये नहीं है कि भाई जज साहब को पैसे देंगे, चलो रिश्वत दे दो, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो आपका काम हो जाएगा, 5 लाख रुपए दे दो आपका काम हो जाएगा, इस प्रकार का काम इसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या नहीं करना चाहिए, हड़ताल बंद आदि में भाग नहीं लेना चाहिए। यानी क्या नहीं करे भाई, बिना मतलब के कोई हड़ताल वगैरह बंद कर रहे हैं कोर्टों को, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। तो हड़ताल या बंद वगैरह करते हैं तो उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। हाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि भी ज़रूरी है करना चाहिए तो करे, ऐसे फालतू की छोटी छोटी बातों को लेकर हड़ताल करते हैं, ऐसे वाली हड़तालों में भाग नहीं लेना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पैरवी से हट जाना। अधिवक्ता को क्या नहीं करना चाहिए, पैरवी से हटना नहीं चाहिए, बिना किसी युक्ति कारण के पैरवी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि फीस ले ली और फिर कह दिया, क्लाइंट के साथ झगड़ा करने लग गया, या उसको कह दिया तेरा केस किसी और से करवा ले, मैं नहीं करता, इस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी से फीस ली है तो आप उसको अंतिम निर्णय तक पहुँचाओ, और इसकी फ़ीस के साथ धोखा मत करो। तो या अधिवक्ता किसी मामले में किसी पक्षकार का साक्षी बन जाता है तो उसे स्वेच्छा से उस मामले पैरवी से हट जाना चाहिए। मान लो ये अधिवक्ता था, एक्स का था,
और ये क्या करता है, किसी मामले में सामने वाले का साक्षी बन जाता है। तो जब साक्षी बन जाएगा तो ये खिलाफ साक्ष्य देगा, तो इसको इस पैरवी से क्या करना चाहिए, अपने आप को हटा लेना चाहिए। तो ये कुछ कंडक्ट बताए गए जिसके बारे में अधिवक्ता को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये कार्य अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध किए गए हैं। इसके अलावा और भी ऐसी टाइप के कोई और भी कार्य हो सकते हैं जिनसे अधिवक्ताओं को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बार और बेंच का संबंध, बार और बेंच के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोल सकता है, वैसे बोलने वाली गुंजाइश रहेगी तो नहीं, पर फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। बार और बेंच के बीच संबंध क्या? हाँ, और क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ईयर आ गया था। बार और बेंच के बीच संबंध देखो आप, बार और बेंच का मतलब मैंने पहले बता दिया था। बार और बेंच न्याय प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, यानी दो महत्वपूर्ण अंग है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। भाई बार भी जरूरी है न्याय प्रशासन के लिए, क्या क्या जरूरी है, न्याय प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए बार का भी जरूरी है और बेंच का होना भी जरूरी है। जज और वकील दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, बेहतर न्याय प्रशासन चला सकते हैं। दोनों में से ही कोई एक मान लो हड़ताल पर बैठ गया तो ये कोई निर्णय थोड़ी कर देगा, या जज हड़ताल पर चले गए तो वकील पैरवी थोड़ी कर लेंगे। तो दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों अगर सही हैं तो फिर दोनों में रिलेशन ठीक है, तो न्याय प्रशासन क्या करेगा, वहाँ पर गति पकड़ेगा, वहाँ जल्दी जल्दी फैसले आएंगे। तो दोनों का चोली दामन का साथ है। बेंच यदि न्याय प्रदान करने का कार्य करती है तो बार उसमें सहायक बनती है। भाई न्यायालय निर्णय करता है तो इस निर्णय करने में सहायता कौन करता है, ये वकील ही तो करते हैं। ये सहायता करेंगे, ये अपना टाइम टू टाइम कार्रवाई करेंगे, जल्दी जल्दी अपने आर्गूमेंट कर देंगे, साक्ष्य दिला देंगे, तो मामले में जल्दी फैसला आ जाएगा। ये अगर देरी करते रहेंगे कि अगली तारीख ले ली, फिर अगली तारीख ले ली, फिर अगली तारीख ले ली, तो फिर जल्दी न्याय नहीं आएगा। तो किसी न्याय प्रशासन के लिए इन दोनों का सही होना, इनके बीच में बढ़िया संबंध होना जरूरी है। और बढ़िया बार का मतलब है कि अधिवक्ताओं का समूह है, अधिवक्ताओं के समूह को बार कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया के अंदर बार का अर्थ बताया गया है कि दो भागों में बांटा है, एक तो न्यायालय के अधिकारियों में और दूसरा अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए, दूसरा है जनसाधारण के लिए। ऐसा बार का मतलब है अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान, जिसको बार कहा जाता है। कॉर्प्स जुरिस सेकेंडम के अनुसार बार का मतलब है उस स्थान से जहाँ अधिवक्ता या विधि सलाहकार क्या करते हैं, बैठते हैं। बीवी रूपर्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार बार का मतलब उस विनिर्दिष्ट स्थल से जहाँ वकील बैठते हैं, यानी जहाँ वकील बैठते हैं, वकीलों के बैठने का स्थान है, जहाँ विधिक व्यवसाय करते हैं, ऐसे स्थान को उनको क्या कहेंगे, अधिवक्ताओं के समूह को बार कहेंगे। बेंच का मतलब है जहाँ न्यायाधीश न्याय प्रशासन का कार्य करते हैं। न्यायाधीशों का सामूहिक नाम ही बेंच है। बेंच उन व्यक्ति को इशारा करती है जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी जजों की ओर इशारा करती है। जज जब वो न्याय प्रदान करते हैं और जजों के समूह को क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं। ठीक है। बार और बेंच के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, तो जैसा अपन ने देखा कि इन दोनों के बीच में संबंध बढ़िया होगा तो न्याय प्रशासन तेजी पकड़ेगा, गतिशील होगा। तो दोनों के बीच में अगर संबंध मधुर है तो फिर जो जो इनका रिजल्ट है वो शानदार आएगा। और संबंधों के लिए क्या जरूरी है कि सौम्य और शालीन व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सौम्य एवं शालीन व्यवहार, सौम्य एवं शालीन व्यवहार। किसके लिए, भाई वकीलों का व्यवहार भी सौम्य और शालीन होना चाहिए, जजों का व्यवहार भी सौम्य और शालीन होना चाहिए। दोनों का व्यवहार ठीक है तो इनके बीच में जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे। अगर वकील तो सौम्य है लेकिन जज साहब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बात बात पर वकीलों को झड़कते हैं, तो फिर इनके बीच में संबंध ठीक नहीं होंगे, खटास आ जाएगी और सही ढंग से प्रॉपर से काम नहीं होगा। तो दोनों के लिए ज़रूरी है कि इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सौम्य और शालीन होना चाहिए। भाषा में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भाषा में मधुरता होनी चाहिए। यानी बोले ना जज साहब तो ऐसे लगे यार वकील साहब के लिए बड़ा आदर सम्मान वाले शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, और इधर वकील साहब भी जा करके योर ऑनर करता है, जनाब जनाब करता है, तो वकील भी जज भी खुश होता है। तो दोनों के बीच में भाषा में क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। कि एक ही बात को इतने कर्कश आवाज में कहता है कि सामने वाले को लगता है कि ये कह रहा है या मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, और उसी बात को अगर प्रेम से कहता है तो सामने वाला बेहतर ढंग से सुनता है। तो भाषा में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए।
परस्पर सम्मान की भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? परस्पर सम्मान, यानी अधिवक्ताओं को तो वकीलों जजों का सम्मान करना चाहिए और जजों को क्या करना चाहिए? अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि जज साहब कह दे हम तो जज हैं, हम वकीलों का सम्मान क्यों करें, नहीं, काम नहीं चलेगा। और वकील कह दे हम तो किसी बाप की नहीं सुनते, जज साहब तो क्या चीज़ है हमारे सामने, ऐसा नहीं है। दोनों को एक दूसरे का क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो फिर संबंध मधुर रहेंगे, और मधुर रहेंगे तो आपको पता है निर्णय जल्दी करेंगे। इसके अलावा निंदा से बचें। किससे बचें? निंदा से बचें, यानी निंदा नहीं करें किसी की। ये नहीं है कि भाई वकील साहब तो जजों की निंदा करते रहते हैं और जज जब भी मौका मिला वकीलों की निंदा करने लग जाते हैं। तो निंदा से एक दूसरे को बचना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक वकील गया और पीछे से जज साहब ने उस वकील की निंदा करनी शुरू कर दी, या फिर इधर वकीलों के साथ जज साहब हैं, थोड़ी देर बाद ही जज साहब की निंदा करें, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। निंदा से बचना चाहिए। निंदा का तो बाद में पता लग जाता है, पता लगते ही खटास आ जाता है, खटास आ जाए तो संबंध मधुर नहीं रहेंगे, और संबंध मधुर नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए। आलोचना नहीं करे, निंदा से बचे, आलोचना भी नहीं करे, एक दूसरे की आलोचना नहीं करे। ऐसा नहीं है कि वो उसके बारे में गलत बोले और जज साहब उसके बारे में गलत बोले, ऐसा नहीं है। एक दूसरे की आलोचना से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट, और क्या करनी चाहिए? टीका टिप्पणी नहीं करें। क्या नहीं करें? टीका टिप्पणी नहीं करें। किसी के काम पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करें। अरे वो वकील क्या, उसको तो कुछ नहीं आता, देखो उसने ड्राफ्टिंग करके लाया, देखो कितनी बकवास करके लाया, ऐसे नहीं। और इधर जज साहब ने निर्णय सुना दिया, वकील कहते हैं ये निर्णय लिखा है क्या, ये कहाँ से डिग्री की है इसने, इस टाइप के निर्णय लिखते हैं क्या, इसको यही पता नहीं है कि लिखा कैसे जाता है। तो ऐसी टीका टिप्पणी से जजों को भी बचना चाहिए और वकीलों को भी बचना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? पांचवा, छठा, सातवां, हाँ, निजी जीवन से सरोकार न रखें। निजी जीवन से सरोकार न रखें। क्या नहीं करें? निजी जीवन से सरोकार न रखें। वकील साहब तो जज साहब की पीछे पीछे ना लगा रहे कि भाई जज साहब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। भाई इसकी निजी लाइफ है, ये चाहे जो करे, आपको तो कोर्ट के अंदर काम है इससे, और कोर्ट में आपका संबंध ठीक है तो बस बढ़िया बात है। और जजों को भी ये नहीं है कि फलां वकील तो वहाँ जाता है, शाम को वहाँ बैठता है, सुबह वहाँ बैठता है, उसके तो इन लोगों के साथ संपर्क है, ये इस टाइप का है। इन निजी लाइफ से किसी को कोई मतलब नहीं है। वकीलों की अपनी निजी लाइफ है, जजों की अपनी निजी लाइफ है। दोनों को एक दूसरे के निजी लाइफ में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इससे इन्हें बचना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए। कोर्ट में जब वकील साहब बहस कर रहे हैं तो बड़े उत्तेजित हो करके चिल्ला चिल्ला करके बहस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत है चिल्लाने की? क्या जज बह रहा है क्या जो सुनता नहीं उसे? तो क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए। इधर जजों को भी क्या करना चाहिए? इनसे बचना चाहिए। नहीं कि वकीलों के साथ बार बार झगड़ा करने लग जाए, वकीलों पर क्रोधित होने लग जाए, उन पर उत्तेजित हो जाए, इस प्रकार का व्यवहार इनको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर संबंध मधुर नहीं होंगे, और संबंध मधुर रखना है तो इन क्रोध और उत्तेजना से बचना पड़ेगा, ताकि इनके बीच में रिलेशन ठीक रहे। इसके अलावा भेदभाव नहीं करें। तो ये नहीं है कि ये वकील आ गया क्या, अरे वाह यार ये तो बढ़िया है, मैं तो इसके पक्ष में फैसला करूंगा। ये वकील आ गया क्या, ये तो खड़ूस टाइप का, मैं तो इसके विरुद्ध फैसला करूंगा। इस प्रकार का जज को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वकीलों को भी ये नहीं कि इस जज के सामने पैरवी करता है तो बड़े आराम से करता है, और उसके सामने जाते ही वो चिल्ला चिल्ला के बात करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है। वकीलों के लिए जज सारे बराबर हैं और जजों के लिए सारे वकील बराबर हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें। क्या नहीं करें? अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें। भाई अपने आप को बिना मतलब के क्या नहीं करें? महान बनाने की कोशिश ना करें कि मेरे से बड़ा कोई वकील नहीं है। दूसरे ए और बी वकीलों की बहस हो रही है और वहाँ सी वकील खड़ा खड़ा होकर के, अरे वकील साहब आपने क्या बोल दिया, ये तो गलत बात कह दी, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे नहीं, इसमें सही बात ऐसे है, आप ऐसे बोलो, ऐसे करो। ये है कि भाई एक अपने आप को क्या नहीं करे? ज़्यादा विद्वान घोषित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आपका मौका मिले, जब आपको पक्ष रखना हो, तब आप अपनी विद्वता का परिचय दो। कहाँ दिक्कत है? अपने आप का ज्ञान बताओ भी मेरे में ये क्वालिटी है, मैं केस को जीते हुए केस को हरा सकता हूँ और हराए हुए केस को जिता सकता हूँ। तो अगर आप में काबिलियत है तो अपने मामले में अपनी काबिलियत दिखाएं, किसी दूसरे के मामले में ऐसा ना करें। इसके अलावा और क्या नहीं करना है? न्यायालय को भ्रमित नहीं करना है। क्या नहीं करना है? न्यायालय को भ्रमित नहीं करना है।
भाई न्यायालय को गुमराह नहीं करे कि भाई डॉक्यूमेंट कोई पेश कुछ करना था और कर कुछ रहा है और कोर्ट को कह रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, गवाह कोई था तो कोई और खड़ा किसी और को लाके कर देता है। तो इस टाइप से यानी न्यायालय को भ्रमित नहीं करे, न्यायालय को छला में नहीं रखे, न्यायालय को धोखा नहीं दे, इस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुख दुख में सहभागी बने। भाई वकीलों के अगर कोई खुशी का मौका है तो जज साहब को जाना चाहिए, ये थोड़ी है कि जज साहब जा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। भाई जज साहब को भी वकीलों की खुशी में जाना चाहिए। जजों के कोई खुशी का अवसर है तो वकीलों को बुलाए, वकील भी इनके जाए। अगर इनके कोई दुख का कोई समय आ गया तो दुख में भी जज साहब को जाकर के आना चाहिए। किसी के घर में कोई डेथ होगी और होगी तो सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए। इसको भी लगेगा यार जज साहब तेरे यहाँ चल करके आए हैं, देखो ये जज है फिर भी आ गए। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनके बीच में रिलेशन वो मधुर रहेंगे। अगर इनके यहाँ कुछ हो गया तो वकीलों को भी यहाँ जाना चाहिए, तो इनको भी लगेगा यार देखो सारे वकील आए हैं, कितने बढ़िया वकील हैं, तो इनके आपस में रिलेशन कैसे रहेंगे, मधुर रहेंगे। तो सुख दुख में हमेशा क्या बने, सहभागी इनको बनना चाहिए। ये नहीं है कि मैं तो वकीलों के जाता नहीं, मैं तो जजों के नहीं जाता, इस प्रकार का आचरण नहीं करें। इसके अलावा और क्या करें, अनुचित कार्य न करे, कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो अनुचित हो। तो अनुचित कार्यों से हमेशा वकीलों को और जजों को बचना चाहिए। तो कोई इलीगल कार्य नहीं करे, अनुचित कार्य ना करे, ना तो वकील करे और ना ही जज साहब करे। ठीक है, तो ये सारे जो बातें हैं वो बार और बेंच के बीच संबंध मधुर बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। यानी सौम्य सरल व्यवहार होना चाहिए, भाषा में मधुरता होनी चाहिए, परस्पर सम्मान की भावना होनी चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, आलोचना से बचना चाहिए और टीका टिप्पणी नहीं करे, और निजी जीवन से सरोकार नहीं रखे, क्रोध उत्तेजना से बचे, भेदभाव नहीं करे, अनावश्यक विदिता का परिचय ना दे, न्यायालय को भ्रमित नहीं करे, सुख दुख में सहभागी बने और अनुचित कार्य करने से बचें। अगर ऐसा आचरण करते हैं तो ये फिर निश्चित रूप से इनके बीच में संबंध वो ठीक रहते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे, गलत तरीका अपनाएंगे, तो फिर संबंध इनके बीच में ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ों को आप सारे इनको ध्यान में रखें। ठीक है, ये प्रश्न आप पढ़ लेना कि एक अधिवक्ता का बेंच के प्रति क्या कर्तव्य है, मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य है, साथ ही अधिवक्ता के प्रति क्या कर्तव्य है और आम जन के प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं। तो ये कर्तव्य वाले आप देख लेना। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुवक्किल के अधिकार और कर्तव्य इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, मुवक्किल के, भाई क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट को मुवक्किल कहते हैं, जिसको साइल कहते हैं, और ज़्यादा बात करें ना उर्दू की तो साइल उसको कहते हैं, मुवक्किल कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट के क्या तो अधिकार हैं और क्या क्लाइंट के कर्तव्य हैं, ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। वो वाले तो 2-3 मैंने बताए हैं, भी आप उनको पढ़ लें ताकि ये भी आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आप पढ़ लेना। एक अधिवक्ता का राज्य की विधिज्ञ परिषद की सूची में नामांकन करवाने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, प्रश्न अपन पहले करके आ चुके हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या एक अधिवक्ता के लिए राज्य की जो नामावली सूची है उसके अंदर नाम दर्ज करवाना, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उस योग्यता की बात यहाँ पर की गई है। अब इसका उत्तर तो आप भी दे दोगे भी क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी विधि स्नातक होना चाहिए और उसका नाम क्या होना चाहिए, उसके रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, वो विधिक व्यवसाय कर सकता है। पर नाम दर्ज करवाना उसका, इस रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना, तो उसके पास क्या होना चाहिए कि उसका नाम दर्ज हो जाए इस रजिस्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात तो उसके लिए क्या होना चाहिए, LLB की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो धारा 17 जो अधिवक्ता अधिनियम है उसकी धारा 17 में यह बताया गया है कि राज्य की विधिज्ञ परिषद के द्वारा अधिवक्ताओं की नामावली तैयार की जाती है। और धारा 18 में एक राज्य नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में अंतरण किया जाता है। मान लो राजस्थान में जिसका नाम एनरोल्ड हो गया अधिवक्ता के रूप में और वो अपना नाम हरियाणा की बार काउंसिल में ले जाना चाहता है, तो वो 18 के तहत अपना नाम ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करना, अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करना, क्या धारा 17 कहती है कि अधिवक्ताओं, राज्य विधिज्ञ परिषद क्या करेगी, नामावली तैयार करेगी, किसकी, अधिवक्ताओं की। सेक्शन 17 अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करना, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद क्या करेगी, अधिवक्ताओं की एक नामावली तैयार करेगी और उसकी प्रक्रिया बताएगी कि वो नामावली तैयार होगी कैसे। तो सबसे पहले
ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम पते अंकित किए जाएंगे। यानी ये जो नामावली तैयार की जाएगी, अधिवक्ताओं की नामावली का मतलब है नाम की सूची। भाई राजस्थान में कितने वकील हैं, तो उनका वहाँ एक रजिस्टर है राजस्थान की बार काउंसिल में, तो उनका नाम लिखा हुआ है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे 2001 के अंदर कितने एडवोकेट हुए, 21वां नंबर का, तो ये रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसे हर साल इनके नामों की एक सूची तैयार की जाती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसे ऐसे इसमें नाम लिखे जाते हैं। तो ये नाम की सूची है वो तैयार कैसे की जाएगी, तो इसके तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हर अधिवक्ता का क्या होना चाहिए, उसका नाम, उसका निवास स्थान, उसके फ़ोन नंबर, उसका जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो सारा इनके पास होना चाहिए। और इससे पहले वो विधिज्ञ परिषद में क्या करे, अपना नाम दर्ज करवा ले। तो ऐसा अगर नाम दर्ज करवा लेता है तो उसके सारे नाम, निवास स्थान के सारे के नाम या डिटेल इसके अंतर्गत डाल दी जाएगी। इसके साथ साथ उन व्यक्तियों के नाम पते भी अंकित किए जाएंगे जो 15 अगस्त 1947 के पहले अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में ऐसे क्षेत्र में नामांकित थे। यानी संविधान लागू हो गया उसके बाद तो ये नामावली बननी शुरू होगी, पर जो पहले वाले वकील थे उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए बता दिया कि इनके नाम भी यहाँ दर्ज किए जाएंगे। नामावली में ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों के नाम पते अंकित किए जाएंगे जो राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में नियत दिन को या उसके पश्चात इस अधिनियम के दिन अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए गए हों। तो जिनका भी एनरोल्ड होगा अधिवक्ता की नामावली में, उसका इस नाम सूची में क्या हो जाएगा, नाम दर्ज हो जाएगा। तो राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार की जाने वाली नामावली दो भागों में होती है। एक में तो होता है वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरे में होते हैं अन्य अधिवक्ता। यानी ये जो नामावली है वो दो तरीकों से होगी। एक तो होगी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामावली, जैसे जैसे अधिवक्ता वरिष्ठ होते जाएंगे इनकी भी एक नामावली तैयार करेंगे। और एक होती है अन्य अधिवक्ताओं की। अन्य अधिवक्ताओं का मतलब ऐसे अधिवक्ता जो क्या नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, तो एक इनकी जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, तो अधिवक्ताओं की दो श्रेणियां होगी, एक तो वरिष्ठ अधिवक्ता और एक कनिष्ठ अधिवक्ता। दोनों प्रकार के अधिवक्ताओं के नाम भी पृथक पृथक भागों में अंकित किए जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में देखते हो ना आपने सुना होगा कि ये सीनियर लॉयर है, ये सीनियर एडवोकेट है। तो सीनियर का मतलब वरिष्ठ हो गया, तो वरिष्ठ अधिवक्ता हो गया। तो सीनियर एडवोकेट को कोर्ट बाकायदा सम्मान करती है, उनको इज्जत से पेश आती है उनके साथ। और अन्य अधिवक्ता जो अभी सीनियर नहीं हुए उनके बारे में कहा गया है। तीसरा, राज्य विधिज्ञ परिषद क्या करेगी, तैयार की जाने वाले नामावली के प्रत्येक भाग में अधिवक्ताओं का नाम ज्येष्ठता के क्रम में लिखेगी, यानी सीनियरिटी के क्रम में लिखेगी। और ज्येष्ठता का क्रम कैसे होगा, अधिवक्ताओं की ज्येष्ठता विधिज्ञ परिषद 1926 के दिन उसके नामांकन की तारीख के अनुसार होगा। यानी आज किसी का नाम दर्ज हुआ है तो उसका नाम यहाँ आ गया 1 नंबर पर, कल किसी का नाम दर्ज होगा तो उसका नाम 2 नंबर पर आ जाएगा, परसों किसी का होगा तो उसका नाम 3 नंबर पर आ जाए। यानी ये ज्येष्ठता के क्रम में यानी सीनियरिटी के आधार पर ऐसे नामों को दर्ज किया जाएगा। ताकि ये नहीं है कि भाई जिसने 2001 में रजिस्ट्रेशन करवाया उसका नाम तो 20वें नंबर पर लिख दिया और जिसने 2020 में करवाया उसका नाम पहले नंबर पर आ गया। इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। सीनियरिटी क्रम के अनुसार जैसा उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी तरीके से इनका नाम यहाँ लिख कर जाके ऐसी जो नामावली वो तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एक नाम का एक राज्य से दूसरे राज्य की नामावली में अंतरित करना, ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। ऐसा वो आवेदन करेगा और आवेदन करके वहाँ से अंतरित करवा लेगा। धारा 18 में जहाँ वो ले जाना चाहता है वहाँ वो अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो इसके लिए जो भी फीस वगैरह है, जो भी शुल्क है, जो भी आवेदन है वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद भी ये इधर वाली हाईकोर्ट उसको अनापत्ति दे देगी और वो दूसरे में ले जाकर उसका एनरोल्ड कर दिया जाएगा। तो एक राज्य से दूसरे राज्य की नामावली में नाम ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। जो भी निर्देश है उनकी पालना करनी पड़ेगी। ठीक है, अंतरण की दिशा में जहाँ ज्येष्ठता का क्रम का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पश्चातवर्ती नामावली अर्थात अंतरित राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में वही ज्येष्ठता बनी रहेगी जिसका पूर्ववर्ती नामावली में हकदार था। अगर वो इस मान लो राजस्थान में वो ज्येष्ठ सीनियर वकील था तो वहाँ वो जाता है पंजाब के अंदर चला जाता है, अपना नाम वहाँ लिखवा लेता है, तो वहाँ पंजाब में भी वो क्या माना जाएगा, सीनियर एडवोकेट ही माना जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ जाकर के अब 2023 वाली लिस्ट में उसका नाम लिख दो, ऐसा नहीं है। यहाँ मान लो उसका नाम 2000 में लिखा गया था, सन 2000 में, तो इसका या तो वो सीनियर हो गया राजस्थान में तो, और उसका नाम यहाँ से हटवा करके वो पंजाब जाना चाहता है तो पंजाब में कहते 2023 में लिख लो इसका नाम, तो फिर वो जूनियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए उसकी सीनियरिटी वही की वही बनी रहेगी।
यानी एनरोलमेंट तो उसका 2000 से ही माना जाएगा, तो यहाँ भी उसका 2000 में एनरोल्ड उसका कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अधिवक्ता की नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिज्ञ परिषद के गठन और कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको BCI कहते हैं, और राज्य विधिज्ञ परिषद यानी स्टेट की काउंसिल, स्टेट काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जिसको कहते हैं, स्टेट बार काउंसिल, SBC इसको आप लिख सकते हैं, SBC स्टेट बार काउंसिल। इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की विधिज्ञ परिषद, और इसको राज्य की विधिज्ञ परिषद। राज्य की तो हर राज्य की विधिज्ञ परिषद है, तो हर राज्य के हिसाब से आएगी। तो इनके क्या, तो इनका गठन कैसे होता है, इनके क्या कार्य हैं और क्या इनकी शक्तियां हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो गठन तो इसका होगा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 में, और धारा 6 में इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है उसकी धारा 3 में तो इसका गठन किया गया है, और धारा 6 में इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो धारा 3 में इसके कुछ कार्य बताए गए, गठन बताए गए, कैसे मिलेगा। 5000 तक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद में 15 सदस्य होंगे। जहां 5000 तक के अगर राज्य विधिज्ञ परिषद में किसी का नाम है तो वहां 15 सदस्य इस कमेटी के अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा विधिज्ञ परिषद में। 5000 से 10,000 तक के निर्वाचक मंडल वाली विधिज्ञ परिषद है तो वहां से 20 सदस्य लिए जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा वाली निर्वाचक विधिज्ञ परिषद है तो वहाँ 25 सदस्य इसके लिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए 25 सदस्य यहाँ से नॉमिनेट होते हैं। दिल्ली राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में वहाँ का अपर महासोलिसिटर, अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में उस राज्य का महाधिवक्ता पदेन सदस्य इसका होगा, किसका, इस विधिज्ञ परिषद का। सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधिज्ञ परिषद की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वैसे ही विधिज्ञ परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी एक निश्चित कोटा प्राप्त करना जरूरी है, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। निर्वाचित सदस्य में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी ये जितने भी सदस्य होंगे उनमें से आधे सदस्य वो होंगे जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा वकालत के रूप में कार्य करने का। तो ऐसे अधिवक्ताओं को निर्वाचित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, इनका जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद में निर्वाचन में मतदान करने तथा सदस्य चुने जाने के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र समझा जाएगा जिसका विधिज्ञ परिषद द्वारा भी शर्तों को पूरा करता हो, यानी जिसका वोट बना दिया गया हो वो आएगा। वोट विधिज्ञ परिषद बनाती है तो वो वोट जिसका बन गया वो इसमें वोट दे सकता है। राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा समय समय पर नियमानुसार निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी। राज्य विधिज्ञ परिषद भी क्या करेगी, टाइम टू टाइम एक वोट की जो लिस्ट है वो तैयार करेगी, और उस लिस्ट में जिसका नाम है वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे बार काउंसिल का गठन करने में या स्टेट बार काउंसिल का गठन करने में अपना वोट दे सकता है। तो इस प्रकार से इनका गठन किया जाएगा। विधिज्ञ परिषद वो निगमित निकाय होगी, धारा 5 के अंतर्गत कॉर्पोरेटेड होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक अपनी सामान्य मुद्रा होगी, सील होगी, और वो दोनों संपत्तियां अर्जित कर सकती है, स्थावर और जंगम संपत्ति, और संविदा भी कर सकती है, और उसके द्वारा विरुद्ध वाद भी लाया जा सकता है और वो उसके विरुद्ध विवाद लाया जा सकता है। तो यानी एक कॉर्पोरेट निगमित निकाय इसे माना जाएगा। विधिज्ञ परिषद के कार्य क्या है, तो धारा 6 के अंतर्गत इसके कार्यों का उल्लेख किया गया। यानी ये काम क्या करेगी, तो काम इसके क्या है, वकीलों की संस्था है तो वकीलों के लिए काम करेगी। तो विधिज्ञ परिषद की नामावली अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों को प्रविष्ट कराना इसका कार्य, नाम दर्ज करना, अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करेगी, उनको बनाए रखेगी, अधिवक्ताओं की नामावली में वर्णित अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार अगर कोई करता है, मिसकंडक्ट करता है तो उसको दंडित करने का काम भी करेगी। नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के हितों की रक्षा भी करेगी। अगर किसी वकील के साथ कोई अन्याय होता है तो ये बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल उसके साथ खड़ी हो जाती है, उनके हितों की रक्षा करती है। ऐसे ही धारा 6 और 7 की उपधारा 2 के खंड क में निर्देशित कल्याण योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए भी ये काम करेगी, यानी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी काम करेगी। विभिन्न सुधार का उन्नयन और समर्थन करेगी। विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधि शास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन, उनके बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन करेगी ताकि अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग वगैरह दे सके, ताकि अधिवक्ता और ज़्यादा परफेक्ट होकर के अपना काम कर सके। निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता देने के लिए प्रावधान करेगी। विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंध करेगी, फंड का प्रबंध करेगी।
परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था करेगी और निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों की देखभाल और निरीक्षण करेगी। जैसे अपने कॉलेज जो होते हैं उसमें जो काउंसिल होती है उसका इंटरफेयर होता है, वो इनका निरीक्षण वगैरह करती है, देख रेख इनका करती है, वहाँ से परमिशन लेंगे तो ये कॉलेजेस खोले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य ये इसके द्वारा किए जाते हैं। इनकी निधियों का गठन भी किया जाता है। पुस्तकालय के लिए, विधिक सहायता के लिए, निर्धन व्यक्तियों को जो कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इनका फंड का भी गठन किया जाता है। ये नियम भी बना सकती है। ठीक है, लेखा परीक्षाओं की शक्तियाँ भी इनके पास होती है, समितियाँ भी गठित कर सकती है। अनुशासन समिति, विधिक सहायता समिति, कार्यकारिणी समिति, नामांकन समिति, ये कुछ समितियाँ जो गठन कर सकती है। अगर कोई अधिवक्ता अवचार करता है, अपने विधिक व्यवसाय के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसके लिए दंड देने की शक्तियाँ भी इसको प्रदान की गई है। ठीक है, नामांकन की शक्तियाँ भी इसको दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्य बताएंगे इसके आगे, तो ये आप देख लेना विधिज्ञ परिषद के कार्य वाले। इसके अलावा आपके लिए वर्तिक अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड देने संबंधी विधिज्ञ परिषद और अनुशीलन समिति की शक्तियाँ बताइए। यानी अगर कोई वर्तिक आचार का मतलब प्रोफेशन के विरुद्ध काम करना। भाई हर चीज़ की अपनी एक आचार संहिता होती है। कोई अगर दुकानदार है तो उस दुकानदार को भी काम करने की उनके भी तौर तरीके होते हैं, उनके भी नियम कायदे होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर है तो डॉक्टरों के भी एक आचार संहिता होती है, उनके भी नियम कायदे होते हैं, वो उनके अंतर्गत रह करके क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसे ही विधिक व्यवसाय के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए भी क्या कर दिए गए, आचार संहिता बनाई गई। यानी जो इंडियन एडवोकेट एक्ट है 1961 वो बनाया गया है। तो उसके अंदर बताया गया भी अधिवक्ता क्या नहीं करेगा। अगर वो अपने प्रोफेशन के विरुद्ध जाकर के काम करेगा तो उसको दंड भी दिया जाएगा। जैसे मान लो वो ये मना किया गया कि भी वो दो जगह काम नहीं करेगा। तो जैसे दिन में कोई और काम करता है और दिन में कोई कोर्ट में जाता है और शाम को आने के बाद कोई और काम करता है, तो इस प्रकार के काम नहीं करेगा। रिश्वत वगैरह ले लेता है, फाइल समय पर पेश नहीं करता है, अधिवक्ता अपना नाम गलत तरीके से हटा लेता है, दूसरे के साथ मिल जाता है, क्लाइंट की पैरवी नहीं करता है, क्लाइंट की बात नहीं सुनता है, क्लाइंट के पैसे खा जाता है। तो यानी इस प्रकार का अगर वो कंडक्ट करता है तो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। इसमें दो प्रकार के बताए गए, एक तो अच्छा आचरण बताया गया प्रोफेशन के लिए, और एक बताया गया बुरा आचरण, जिसको मिसकंडक्ट कहा गया है, बुरा आचरण या दुराचार कहा गया है। वर्तिक आचार और वर्तिक सदाचार और वर्तिक दुराचार दो बताए। बुरा आचरण, अगर वो बुरा आचरण करता है तो उसको दंड भी इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो और इनका अध्ययन भी कर सकते हो। तो वर्तिक अवचार के लिए दंड देगा तो उसको सुना भी जाएगा, अधिवक्ता को उसको नोटिस दिया जाएगा, सुना जाएगा और सुनने के बाद उसे दंडित किया जाएगा। अगर माफ़ी वगैरह मांग लेता है तो प्रताड़ना दे करके, चेतावनी दे करके भी छोड़ दिया जाता है। अगर बार बार गलती करता है तो फिर उसका सनद जो लाइसेंस है वकालत करने का वो भी रद्द किया जा सकता है या उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दंड के रूप में इनके बताई गई है। इसके अलावा उन कार्यों को बताइए जो न्यायालय अवमान की श्रेणी में नहीं आते। न्यायालय अवमान क्या है, और उन कार्यों को बताइए जो न्यायालय अवमान की श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है, न्यायालय का अवमान क्या है। भाई न्यायालय का आपने सम्मान नहीं किया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, न्यायालय का अवमान कर दिया। भाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आपने उस डिसीजन की अवहेलना कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो और आपने वैसे किया ही नहीं, तो न्यायालय का अवमान हो गया। कोर्ट के अंदर आपने गलत तरीके से आचरण किया, कोर्ट को डराने का प्रयास किया, कोर्ट के ऊपर फाइलें फेंक दी। आए दिन देखते हो कोई जूता निकाल करके फेंक देता है, कोई स्याही फेंक देता है। तो ये सारे कार्य क्या माने जाते हैं, अवमान की श्रेणी में आते हैं। अवमान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिविल अवमान और एक होता है आपराधिक अवमान। ठीक है, तो सिविल अवमान सिविल मामलों में, आपराधिक अवमान आपराधिक मामलों के अंतर्गत किया जाता है। दोनों ये अवमानों के लिए दंडित करने की व्यवस्था की गई है, दंड भी दिया जा सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है। जेल कितनी होगी, सज़ा कितनी होगी, वो इस न्यायालय अवमान अधिनियम बना हुआ है 1971 का, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो न्यायालय अवमान की श्रेणी में नहीं आते हैं। भाई जो कार्य गलत करेगा वो तो न्यायालय अवमान में आता ही आता है, पर कौन से कार्य हैं जो न्यायालय अवमान की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो देखने वाली बात है कि ऐसे कौन से काम हैं जो जिनका अगर कर दे तो वो न्यायालय के अवमान नहीं माना जाएगा।
न्यायालय अवमान के अंतर्गत सद्भावपूर्वक प्रकाशन, अगर गुड फेथ में किसी प्रकार का प्रकाशन किया जाता है तो उसको न्यायालय अवमान नहीं माना जाएगा। गुड फेथ में भाई अगर मान लो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्रकाशन नहीं करना चाहिए और कोर्ट ने अगर गुड फेथ में इसका प्रकाशन कर दिया है तो वो न्यायालय के अवमान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। भाई आप देखते हो कि न्यायालय परमिशन देगा तो ही अखबार में डिसीजन आएगा। न्यायालय से परमिशन लेंगे साहब इसको छाप दें क्या, तो कोर्ट कहता है कि हाँ छाप दो, तो वो छप जाएगा। वो न्यायालय का अवमान नहीं है। अगर कोर्ट ने जिसको मना कर रखा है और उस चीज़ को गुड फेथ में छाप दिया, सद्भावपूर्वक छाप दिया, तो वो न्यायालय के अवमान में नहीं आएगा। न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्ट का सही और उचित प्रकाशन किया जाता है। कोर्ट ने किसी को चोर कहा और उसने अगले दिन अखबार में चोर लिख दिया तो वो क्या नहीं माना जाएगा, न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा। यानी जो न्यायालय ने डिसीजन दिया है उसकी सही रिपोर्ट बना करके अगर अखबार में प्रकाशित कर दी जाती है तो उसका अवमान नहीं माना जाएगा। न्याय कार्य की उचित और सद्भावपूर्वक समालोचना, अगर कोई उचित तरीके से आलोचना करता है, वैसे तो कोई आलोचना कर नहीं सकता, न्यायालय के निर्णय की आलोचना करे तो अवमान की श्रेणी में आता है। लेकिन गुड फेथ में उचित सही आलोचना करता है, सद्भावपूर्वक करता है, तो ऐसी आलोचना अवमान की श्रेणी में नहीं आती है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई सद्भावपूर्ण शिकायत, अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत कर दी तो वो न्यायालय के अवमान में आता है। लेकिन गुड फेथ में की है, सही की है, तो वो न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा। ये कुछ कार्य थे जो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनका विचारण किया जाता है 129 215 हाईकोर्ट के जो संविधान का आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया। 215 के अंतर्गत हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब जो अपने दंड के लिए अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया, अगर न्यायालय में कोई जूता फेंक देता है, कोई शाही फेंक देता है या कोई अखबार कागज फेंक देता है तो इसके लिए 228 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। आईपीसी की धारा में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत भी दंड की व्यवस्था की गई है। दंड क्या होगा, तो धारा 12 न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 में दंड की व्यवस्था की गई है। 50,000 रुपये तक का दंड और 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप के लगभग क्वेश्चन सारे हैं वो हो चुके हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 के मुख्य प्रावधान आप पढ़ लेना। भाई वही सारे प्रावधान है एडवोकेट एक्ट के जो अपने यहाँ तक अभी तक चर्चा की है, तो वही सारे लिस्ट वाइज आप उनको देख लेना। ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन के लगभग आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पर बने रहें। और भी आपके आगे जो सब्जेक्ट है सभी के वीडियो यहाँ अवेलेबल है, चैनल को देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।